तो हम कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉनिक वुंड या नॉन हीलिंग अल्सर की हम बात करें, इसमें फर्स्ट कॉज है लोकल कॉज। लोकल कॉज में अगर रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, किसी वुंड के अंदर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो वुंड कन्वर्ट हो सकता है क्रॉनिक वुंड के अंदर या नॉन हीलिंग वुंड के अंदर। ट्रॉमेटिक इंजरी हो रही है, बार बार किसी पर्टिकुलर साइट पे ट्रॉमा हो रहा है, तो ये कॉज हो सकता है किसके लिए, नॉन हीलिंग अल्सर के लिए। ऐसे ही कोई फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है या सेक्वेस्ट्रम है, सेक्वेस्ट्रम कहते हैं यानी फ्रेगमेंट पार्ट ऑफ द बोन को, उसको हम बोलते हैं सेक्वेस्ट्रम। और ख़ास तौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है या ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन है, तो वहाँ सेक्वेस्ट्रम डेवलप होता है, यानी बोन बेसिकली फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में ये कॉज हो सकता है नॉन हीलिंग अल्सर का। ऐसे ही एब्सेंस ऑफ द रेस्ट है, इन रेस्ट अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं है तो वो रिजल्ट कर सकता है नॉन हीलिंग अल्सर के अंदर। या जो पार्ट अफेक्टेड पार्ट है वो मोबिलाइज ज़्यादा है, या उस पार्ट पे अल्सर डेवलप हुआ है जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा है, यानी जॉइंट स्पेस के अंदर कोई वुंड डेवलप होगा तो वो रिजल्ट कर सकता है नॉन हीलिंग अल्सर के अंदर या क्रॉनिक वुंड के अंदर। इसी वजह से जिस पार्ट के अंदर मोबिलिटी ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में उस पार्ट को जब तक इमोबिलाइज नहीं करेंगे तब तक वो अल्सर हील नहीं होगा। पुअर ब्लड सप्लाई किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इसका बेस्ट एग्जांपल है एथेरोस्क्लेरोटिक अल्सर। पुअर ब्लड सप्लाई है, वो रिजल्ट कर सकता है नॉन हीलिंग अल्सर के अंदर या क्रॉनिक वुंड के अंदर। हाइपोक्सिया है किसी पार्ट के अंदर, वो रिजल्ट कर सकता है। एडिमा है या लॉस ऑफ सेंसेशन है, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी की कंडीशन में डेवलप होता है, या और भी टैप्स डोर्सालिस की कंडीशन है। तो मैक्सिमम मल्टीपल कंडीशन है जहाँ पे नर्व की इंजरी हो रही है, तो नर्व की इंजरी जहाँ भी होगी वहाँ सेंसेशन लॉस होगा। सेंसेशन लॉस होगा तो अननोटिस ट्रॉमा होगा। अननोटिस ट्रॉमा बेसिकली रिजल्ट कर सकता है इसके अंदर नॉन हीलिंग अल्सर। अननोटिस ट्रॉमा होगा, पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया, वो अब क्रॉनिक वुंड के अंदर कन्वर्ट हो गया और फाइनली नॉन हीलिंग अल्सर के अंदर डेवलप हो जाएगा। या पेरीओस्टाइटिस की कंडीशन है या ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन है, जो मैंने पहले ही बता दिया। ये बोन के अंदर ऑस्टियोमाइलाइटिक चेंजेस हैं, तो ऊपर की जो अंडरलाइंग स्किन होगी वो कन्वर्ट हो सकती है किसके अंदर, नॉन हीलिंग अल्सर के अंदर। फाइब्रोसिस है सराउंडिंग स्किन के अंदर, तो ये भी कॉज है, यानी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फाइब्रस टिश्यू अगर वुंड के एजेस पे प्रेजेंट है, तो जब तक उस एबनॉर्मल फाइब्रोसिस टिश्यू को जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक वो अल्सर हीलिंग फेज में नहीं आएगा, नहीं हीलिंग की शुरुआत नहीं होगी। तो एबनॉर्मल फाइब्रोसिस बेसिकली जो कैलस अल्सर की कंडीशन में यही होता है कि वहाँ एबनॉर्मल फाइब्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही अगर लिम्फेटिक डिजीज़ है जिसपे फाइलरेसिस की कंडीशन है या लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो भी रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर, नॉन हीलिंग अल्सर के अंदर। जनरल कॉजेज़ की अगर बात करें तो इसमें एनीमिया है, यानी एनीमिया के नतीजे में नॉन हीलिंग अल्सर डेवलप हो सकता है। हाइपोप्रोटीनीमिया की कंडीशन है, प्रोटीन प्रोपोर्शन क्या है, प्रोटीन वो क्या है, कम है, तो ये भी रिजल्ट कर सकता है नॉन हीलिंग अल्सर के अंदर। विटामिन डेफिशिएंसी है, वो रिजल्ट कर सकता है। ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्रेसी है, डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन है, हाइपरटेंशन है या क्रोनिक लीवर डिजीज़ है या स्टेरॉइड थेरेपी है, ठीक है। ऐसे ही साइटोटॉक्सिक ड्रग के इस्तेमाल से या कीमोथेरेपी एजेंट के इस्तेमाल से जो अल्सर होगा या रेडियोथेरेपी की वजह से नॉन हीलिंग अल्सर डेवलप हो सकता है। मैनेजमेंट ऑफ नॉन हीलिंग अल्सर्स की हम बात करें तो सबसे पहले हमारा मकसद होता है कॉज को ट्रीट करना, जो सबब है उसको ट्रीट करेंगे, जो कॉज है उसको ट्रीट करेंगे, इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे, इसके साथ साथ पेन मैनेजमेंट करेंगे और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। सपोज़ करिए अगर एनीमिया की कंडीशन है तो उसको हम मैनेज करेंगे, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो डाइटरी सप्लीमेंट हम देंगे, विटामिन की डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट करेंगे। एनीमिया की कंडीशन अगर हो रही है तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। मैनेजमेंट अगर हम बात करें अल्सर की तो इसमें क्या हो सकता है, केयर ऑफ अल्सर, केयर ऑफ जो अल्सर जिस लिम्ब के अंदर डेवलप हुआ है उस लिम्ब का केयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। केयर ऑफ अल्सर, तो पहले हम केयर ऑफ लिम्ब कैसे करेंगे, रेस्ट करेंगे, इमोबिलाइज करेंगे, एलिवेट करेंगे उस लिम्ब को और रिपीटेड ट्रॉमा से अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो सोर्स ऑफ जो इंजरी है उससे प्रिवेंट करेंगे। केयर, नेक्स्ट जो बात आती है केयर ऑफ अल्सर की, तो केयर ऑफ अल्सर कैसे कर सकते हैं, जो डिवाइटलाइज टिश्यू है या जो अनहेल्दी टिश्यू है उसको सर्जिकली रिमूव करेंगे और सर्जिकली रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिब्राइडमेंट। तो यहाँ डिलिबरेटली हम डिब्राइडमेंट करेंगे, ठीक है। तो डिब्राइडमेंट करेंगे, इसके साथ साथ अल्सर की क्लीनिंग करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, डिस्लफिंग के लिए हम मैनेजमेंट करेंगे, चाहे मैकेनिकल मेथड्स की वजह से कर सकते हैं या केमिकल मेथड्स की वजह से कर सकते हैं। तो मैकेनिकल खास तौर से अगर हम बात करें तो यहाँ सीजर की मदद से हम उसको जो डिवाइटलाइज टिश्यू है, स्लफ है या जो डेड टिश्यू है उसको हम रिमूव करेंगे। ऐसे ही अगर केमिकल डिसलफिंग की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा
और निसेट ऑक्सीजन खासतौर से जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसके लिए एक टॉक्सिक एजेंट के तौर पे काम करेगा। तो एरोबिक और नॉन एरोबिक बैक्टीरियाज इन खासतौर से अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि निसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जब हम अप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है और ऐसी कंडीशन में निसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ होगा और ये निसेंट ऑक्सीजन टॉक्सिक होगा किसके लिए, जो ऑक्सीजन पे सर्वाइव नहीं करते वो बैक्टीरिया। अगर उनके लिए हम ऑक्सीजन हम सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टॉक्सिक होगा, तो एनएरोबिक बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक इफेक्ट डालेगा। इसमें ड्रेसिंग हम 2 to 3 डेज़ पे हम कर सकते हैं। तो अल्सर की सीवियरिटी क्या है, अल्सर के अंदर इन्फ्लामेटरी चेंजेस क्या है, उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें रेगुलर ड्रेसिंग करनी है। सपोज़ करिए अर्ली स्टेज के अंदर हमें कई बार रेगुलर ड्रेसिंग, रोज़ ड्रेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ट्वाइस अ डे भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर डिस्चार्ज कम हो गया, हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू अपीयर हो गया तो ऐसी कंडीशन में हम 1 या 2 डे के इंटरवल पे भी हम ड्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सॉल्यूशन है जिसकी हम बात करेंगे, वॉश किससे कर सकते हैं, तो वॉश हम करेंगे किससे, नॉर्मल सलाइन से कर सकते हैं, आइडियल हो सकता है। यूसॉल हम डिसलफिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अल्सर के मैनेजमेंट में मैगोट थेरेपी भी है। तो मैगोट थेरेपी भी की जाती है, यानी मैगोट्स को हम ग्रो करते हैं, मैगोट्स को हम उसको खास तौर से जो ऐसे वुंड के अंदर जहाँ पे अनहेल्दी टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ मैगोट्स कई बार डिसलफिंग के लिए, डिब्राइडमेंट के लिए हम क्या करते हैं, मैगोट्स को वहाँ डालते हैं और वो डिसलफ पार्ट है वो उसको ईट करता है और फाइनली वुंड क्लियर हो जाता है। ऐसे ही जो हाइपर ग्रेनुलेशन हुआ है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्सर्बेंट का मतलब ये है कि जो हाइपर ग्रेनुलेशन हुआ है यानी जहाँ आइडियल ग्रेनुलेशन है वहाँ हीलिंग होगी। अगर हाइपर ग्रेनुलेशन हो रहा है तो वो भी रिजल्ट कर सकता है नॉन हीलिंग के अंदर। तो अगर हाइपर ग्रेनुलेशन है उसको भी हम सर्जिकली रिमूव करेंगे। नेक्स्ट होगा टॉपिकल एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्यूम असिस्टेड वुंड क्लोजर हो सकता है, इसमें हम प्रेशर वैक्यूम क्रिएट करते हैं और उसके बाद नेगेटिव प्रेशर के अंदर ड्रेसिंग की जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ हम खास तौर से वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर थेरेपी है वहाँ करेंगे जहाँ पे हीमोस्टेसिस अचीव हो गई है, जहाँ कोई सिक्रीशन नहीं है वहीं पे ये करेंगे, तो ये भी बेनिफिट है ख़ास तौर से। इसके अलावा हम कर सकते हैं इंफ्रारेड या शॉर्ट वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेज थेरेपी भी हम कर सकते हैं हीलिंग को इन्हांस करने के लिए। ऐसे ही एमनियन थेरेपी भी हम दे सकते हैं, ये रीपिथलाइजेशन के अंदर हेल्प कर सकता है। कोरियोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रोमोट करता है ग्रेनुलेशन को। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ख़ास तौर से अगर वो इन्फेक्टेड वुंड है। मैगोट डिब्राइडमेंट थेरेपी जो होती है ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यानी बायोथेरेपी इसको कह सकते हो। यहाँ मैगोट्स के इस्तेमाल से हम जो डेड एंड डिवाइटलाइज्ड टिश्यू होगी उसको रिमूव करते हैं। तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।